हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर के कुछ नोट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं इन पे, और हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस आने चाहिए। इतनी बेसिक नॉलेज हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप इस वीडियो में अपने टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। ये काफ़ी बेसिक है, ये आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले। अगर आप कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में है तो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। कंप्यूटर के आपको इस एग्जाम में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो फर्स्ट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अबेकस। अबेकस एक फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस है, फर्स्ट कंप्यूटर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें हम एडिशन कर सकते थे और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ये चाइना ने बनाया था। ये फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो अबेकस है, बट याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये। जो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, और उन्हें माना इसलिए जाता है कि जो उन्होंने डिवाइड किया था एनालिटिकल इंजन को इनपुट में, आउटपुट में एंड मेमोरी, सीपीयू, जिसे आज भी हम फॉलो करते हैं। तो इसी के कारण उन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। उनका जन्म 1792 में हुआ था और डेथ 1871 में हुई थी। जो इनैक, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप इसे याद रखें। और ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। ओके। और जो फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था वो यूनिवैक था। ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था। जो यूनिवैक है वो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। और इसमें UNIV, ये यूनिवर्सल यहाँ से है, एंड A ऑटोमेटिक एंड C कंप्यूटर, यहाँ से ये वर्ड्स को उठाए हुए हैं। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो 1969 में बनाया गया था, आफ्टर द 100 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी बर्थ। आपको याद होगा 1869 में महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था, और 100 ईयर्स लेटर माइक्रो प्रोसेसर बना था, जो कि फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल प्रोसेसर है। इंटेल ने बनाया 4004, 4 चिप्स यूज हुई, MCS4। अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, बट इंटेल 4004 इज इम्पोर्टेंट टू यू। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना है। ऐसे ही मॉडर्न कंप्यूटर जो आज हम यूज कर रहे हैं उसके जो फादर हैं वो एलन ट्यूरिंग हैं। आप इसे भी इंपॉर्टेंट रखें, याद रखें इसे भी। नेक्स्ट, जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। मोस्टली इनमें नीडल आपको देखने को मिलती है। आपने देखा होगा वोल्टेज होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, स्पीडोमीटर होता है। तो इसमें एक आपको डिजिटल फॉर्म नहीं मिलती है, मतलब जो एक्यूरेट क्या रीडिंग है वो हमें नहीं मिलती है देखने को। इसमें हमें नीडल मूव करती हुई दिखती है, तो वही एनालॉग कंप्यूटर की बात है यहाँ पे। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डेटा को शो करता है बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1। इससे कोई भी डिजिट बना लेते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और जो माइक्रो कंप्यूटर है वो होते हैं जो लोग हम यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, और होम में यूज करते हैं। सिंपल फंक्शन करता है गेम्स में, इंटरनेट सर्फिंग में, तो इन कामों के लिए हम यूज करते हैं। आप याद रखिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, बट दे कैन परफॉर्म द फंक्शन कंप्यूटर, जो बड़े कंप्यूटर के फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो आप मान सकते हैं कि सिस्टम होता है, मिड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस, उसमें भी मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जो बिजनेस में बड़े होते हैं वो तो बिजनेस अगर लार्ज कंप्यूटर पे ही बेस्ड होता है मेनली। अगर किसी कंप्यूटर को हम यूज कर रहे होते हैं तो वो मेनली बिजनेस के लिए लार्ज कंप्यूटर का यूज करते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर ये होते हैं जो
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, याद रखिएगा। ये एक्सपेंसिव है, काफ़ी अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है, बहुत अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है इसके लिए। और इसका लार्ज साइज कंप्यूटर माना जाता है, कैन वर्क हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। एक साथ लगभग 100 कंप्यूटर से भी ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और इंडिया ने लॉन्च किया था मिहिर, जो कि किसके लिए था? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। वेदर फोरकास्टिंग मतलब अपने वेदर, आप जानते हो वेदर एंड क्लाइमेट दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, बट मेनली आप यहाँ पे वेदर है, याद रखिएगा। वेदर डे बाई डे चेंज होता है, क्लाइमेट काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक सेम रहता है। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ये कुछ टेबल है जो कि फर्स्ट या फिर फास्टेस्ट के बारे में है। ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे CDC 6600, याद रखिएगा इस नेम को आप। और जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो सुमित बाई USA है। एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है, वो परम 8000 है। 8000 वर्ड कई बार नहीं भी देते हैं, बट परम आपको याद रखना है। जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, वो प्रत्युष है, आप इसे याद रखें। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये टेबल काफ़ी टाइम रिपीट होती है, आप इसे इम्पोर्टेंट रखें। जो अभी कुछ टॉपिक में इसमें बेसिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे कि जो हार्डवेयर क्या होते हैं जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कैमरा है, उस पर हम टैप करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है, तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक सॉफ्टवेयर से वर्क करता है। और डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसे हम डेटा बोलते हैं। जो यूजर होता है, जो उसे जो उस चीज़, जो भी चीज़ है उसको यूज़ कर रहा होता है, उसे हम यूजर मानते हैं। जो मदरबोर्ड है वो किस किस को चीज़ को रखता है अपने पास, तो उसमें CPU होता है, रैम होता है, रोम होता है, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको बायोस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मदरबोर्ड में देखने को मिलती हैं। इसे याद रखना, CPU, रैम, रोम एंड बायोस। ओके। जो CPU है वो अपनी काफ़ी टाइम सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे ALU हो गया, मेमोरी हो गया, और कंट्रोल यूनिट हो गया। सो ALU है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो कि मैथ के जो फंक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए काम आता है। और मेमोरी की अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो रैम और रोम होती है, और जो सेकेंडरी होती है ना, जो भी हम पेन ड्राइव लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नली कोई भी स्टोरेज की डिवाइस हम अटैच कर रहे हैं हमारे PC के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो उसे हम सेकेंडरी डिवाइस मानते हैं। तो जो सेकेंडरी डिवाइस है, जो प्राइमरी डिवाइस है, रैम और रोम, वो कई बार हम स्विच ऑफ करते हैं तो उसके कारण उसका डेटा लॉस हो जाता है। और जो रैम की फुल फॉर्म में भी आपको याद होगी, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम की रीड ओनली मेमोरी है। जो कंट्रोल यूनिट है वो डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, एक्टिवेटेड रिक्वायर्ड एक्शन, और जो भी एक्शन उसे चाहिए उसे परफॉर्म करता है। तो ये ALU है, ये मेमोरी है, एंड ये कंट्रोल यूनिट है। ALU आपको मैंने बता दिया कि जो मैथ्स के फंक्शन करता है वो ALU में होता है। मेमोरी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी जानते हैं, उसके बारे में है ये चीज़ें। एंड कंट्रोल यूनिट जो भी प्रोग्रामिंग है उसको एक्सेस करना, जो भी परफॉर्म करना है, वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। और ये रैम की फुल फॉर्म है, और ये रोम की फुल फॉर्म है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। नेक्स्ट चीज़ जो आप काफ़ी टाइम एग्जाम में देखे होंगे कि कई बार इन एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है और वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे CD हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो रोम का ही लास्ट है, बस CD रोम लगाया हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डिजिटल वीडियो डिस्क DVD होता है, इसमें 17 GB तक की
आपको स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है। ब्लू रे डिस्क होता है 25 GB आपको प्रोवाइड किया जाता है सिंगल लेयर। अगर ये डबल लेयर हो गई तो 2 टाइम हो जाएगा, 50 GB हो जाएगा। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये 3.9 TB आपको प्रोवाइड करता है, टेराबाइट TB को बोलते हैं। और जो फ्लैश ड्राइव है वो पेन ड्राइव होते हैं, वो आप अपनी अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, 8 GB 16 GB इस तरीके से। जिप डिस्क काफ़ी कम मेमोरी स्टोरेज के लिए होते हैं, 250 MB 100 MB 750 MB, और ये स्टैंडर्ड है, ये इसी फॉर्म में ही मिलते हैं आपको। मतलब आप 300 नहीं ले सकते हो, आपको 250 ही चाहिएगा, 100 ही चाहिएगा एंड 750 MB ही मिलेगा। तो नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ जो रैम रोम और कैचे है, कैश मेमोरी भी बोलते हैं इसे। तो ये सेमी कंडक्टर की बनी होती हैं। और तो जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करें, सिलिकॉन वैली इंडिया में कहाँ है? आप इसी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो रैम रोम और कैश मेमोरी जो होती हैं वो सिलिकॉन से बनी होती हैं और सेमी कंडक्टर से बनी होती हैं। जो कैश मेमोरी है वो बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है, वो कैश मेमोरी है। और जो इसका कैश मेमोरी का एग्जाम्पल है वो याद रखिए, रजिस्टर इसका एग्जाम्पल होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है, जो भी आप सीडी की तरीके से देखते हो, जो भी गोल गोल स्ट्रक्चर होता है उसे ऑप्टिकल मेमोरी बोला जाता है। सीडी डीवीडी ब्लू रे, ये कुछ सेकेंडरी मेमोरी हैं जो कि ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं। जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी होती है। अभी वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्लाउड, जैसे हम गूगल पे भी यूज़ करते हैं गूगल क्लाउड, जो भी वर्चुअल मेमोरी है कि मतलब जो हमारी ना तो सेकेंडरी है ना ही फर्स्ट प्राइमरी है, और उसके बाद भी हम इंटरनेट पे ही स्टोरेज करते हैं, उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है और उसे क्लाउड के नाम से जाना जाता है। इनपुट एंड आउटपुट जो होता है उसके बारे में मैं बेसिक आपको एक ही इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इनपुट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू आप कुछ प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कोई माउस है, अगर मैं उसे मूव करता हूँ तो वो इनपुट है, जो एरो है वो स्क्रीन पे आपको मूव होता दिखेगा, तो वो रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट हमें मिला वो आउटपुट है, और जो हमने मूव किया माउस को तो वो इनपुट है। और जो रिजल्ट हमें मिला है वो स्क्रीन पे मिला है, तो स्क्रीन जो हुआ वो उसका आउटपुट सोर्स हुआ। जैसे कीबोर्ड पे हमने कुछ वर्ड को टाइप किया और वो हमें स्क्रीन पे दिखाई दिया, तो जो कीबोर्ड पे हमने वर्ड टाइप किया, कीबोर्ड जो हुआ उस पे इनपुट रहा, और जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दिया वो आउटपुट रहा। इसी तरीके से स्कैनर जो होता है, किसी इमेज को हम स्कैन करते हैं, जब हम किसी स्कैनर पे इमेज को रखते हैं और उसे देखते हैं अपने स्क्रीन पर, तो इनपुट हमने कहाँ से दिया, स्कैनर से दिया, और जब आउटपुट हमें मिला है वो डेस्कटॉप या फिर मॉनिटर से मिला है, जो भी स्क्रीन हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ये इनपुट है कौन सी आउटपुट है। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस साइड मैंने आउटपुट डिवाइस लिखी हुई है और एक साइड मैंने इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको कीबोर्ड बताया, माउस बताया, जॉयस्टिक आप याद रखिए कि पहले इसे गेमिंग में यूज किया जाता था। और आपने नोकिया का 6600 मोबाइल फोन आप सर्च कर लेना, नोकिया का 6600 जो मोबाइल फोन का जो मॉडल था उसमें जॉयस्टिक आता था, उसे मूव कर सकते थे हम। तो वो एक इनपुट डिवाइस होता है। और जो ट्रैक बॉल होता है जो कि लैपटॉप में माउस की तरह दिखता है, तो वो भी आपका एक इनपुट ही है। जो स्कैनर है वो भी इनपुट है। बारकोड रीडर जो स्कैन करता है वो भी एक स्कैनर का टाइप ही है, बारकोड रीडर, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। और जितने भी ऑल रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब ये स्कैन करते हैं, तो आगे आपको स्क्रीन पे रिजल्ट मिलता है, तो उन्हें आउटपुट बोला जाता है।
जैसे हमने कीबोर्ड का किया तो मॉनिटर पे मिला, माउस का किया तो भी मॉनिटर पे मिला, जॉयस्टिक का किया वो भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, और जो ट्रैक बॉल हम यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप का माउस है वो भी हमें डिस्प्ले पे दिखाता है, और बारकोड भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ द में आपको स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस मिलेगा। जो टच स्क्रीन होता है वो इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। जहाँ पे आप टच करते हो वो इनपुट हो गया, और उसे ओपन होके वो रिजल्ट शो कर रहा है वो आउटपुट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट टच स्क्रीन होता है। जो माइक्रोफोन होता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही है, जैसे अभी मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इनपुट जा रही है, और आप जब इसे इसी तरीके से जो माइक्रोफोन होते हैं वो आपको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और जो स्पीकर होता है वो आउटपुट देता है आपको। जो वेबकैम है जिससे आप वीडियो कॉल करते हैं वो इनपुट होता है, और जो स्क्रीन पे दिखाई देता है वो आउटपुट होता है। जो लाइट पेन या फिर आजकल पेन टैब भी चल रहा है, तो वो भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिसे आप ऑनलाइन टीचिंग में यूज़ करते हैं। वो इनपुट डिवाइस है, और जो स्क्रीन पे हमारे दिखाई देता है वो आउटपुट होता है। कुछ चीज़ें जैसे प्रोजेक्टर है वो आउटपुट होता है, क्योंकि उसमें रेज निकल रही होती है किसी सोर्स से, तो वो एक आउटपुट है। और जो पेन टैब है वो एक इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में आप देख सकते हैं कि पहचानना बोलते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा नहीं है। आपने लाइनेक्स सुना होगा, उबंटू सुना होगा, विंडोज आपने सुना होगा, आईओएस सुना होगा, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मैकिंटॉश भी होता है, एंड्रॉयड भी होता है, ब्लैकबेरी भी होता है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो बूटिंग और फ्रेमवेयर वो आपके काम का है नहीं। सॉफ्टवेयर वैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि प्रोग्राम लिखा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप क्लिक करेंगे अगर कोई स्क्रीन पे कैमरा का, जो आप क्लिक करते हो तो कैमरा ओपन हो जाता है, तो वो एक प्रोग्रामिंग है और उसके थ्रू वो ओपन होता है। तो प्रोग्रामिंग होता है ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर को समझ आती है, जो मशीन को समझ आती है, उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये डिफिकल्ट होती है हमारे लर्निंग के लिए, और इसे हम बाइनरी फॉर्म में देखते हैं, 0 और 1। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इजिली लर्न हो जाती है इंसान की। तो इजी टू लर्न जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे कि बेसिक सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल, प्रोलॉग। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखें। जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं कि उनके फादर कौन है, इन्वेंटर कौन है, किसने डिजाइन किया, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सी, सी प्लस प्लस, डेनिस रिच ने, जो इनके फादर हैं, मतलब इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। जावा, जेम्स गोसलिंग और उसकी टीम। जावास्क्रिप्ट, ब्रेंडन। और पीएचपी, रोसमस। पाइथन, गुडो वैन रोशम। एचटीएमएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीम बर्नर ली ने इसे इन्वेंट किया था, इसे याद रख सकते हैं आप ब्रेट ली के नाम से। एचटीएमएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। .NET C हैशटैग, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, पर्ल, लैरी वॉल एंड रूबी, यूकुहिरो मात्सुमोटो। ये शायद कोई जापान से बिलोंग करते होंगे। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। आप सी प्लस प्लस, जावा एंड एचटीएमएल को इम्पोर्टेंट में रखें, इन्हें पक्का याद रखें। ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है जो किसी भी एग्जाम का हो सकता है। आपको ये एटलीस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, जो डीबगर क्या होता है एंड स्पूलिंग क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। जो कि डीबगर आपको आपने सोर्स कोडिंग देखी होगी, और उसके अंदर जो सोर्स कोड होता है उसके अंदर कई बार एरर होते हैं, उनको हमें सही करना होता है। तो जो लोकेशन हमें बताता है कि कहाँ पे कोई एरर है उसे डिबगर बोला जाता है। इसे आप इम्पोर्टेंट याद रखिए, ये भी काफ़ी बार डेफिनेशन के थ्रू पूछा जाता है एग्जाम्स में।
स्पूलिंग जो है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है डेटा का, जिसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे अभी कोई फंक्शन कैमरा के लिए चल रहा है, उसके बाद मान लो कुछ और फंक्शन चलना है, तो वो टेम्पररी स्टोरेज करके रखता है कि कौन सा नेक्स्ट काम होना है, तो उसे स्पूलिंग बोला जाता है। जो मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स हैं उनको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। बाइनरी डिजिट्स में 0 और 1 होती है, जिसे बिट के नाम से जाना जाता है, और जब 4 बिट हो जाती हैं तो उसे निबल बोला जाता है। और अगर वो 8 बिट्स होती हैं तो उसे एक बाइट बोला जाता है। तो अगर 2 निबल हुआ तो एक बाइट भी बना। 4 8 बिट एक बाइट होती है, और उसी तरीके से 2 निम्बल एक बाइट होता है। बाइट से बड़ी यूनिट होती है केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटोबाइट। सो ये आप याद रखिए, सबसे बड़ी योटोबाइट है। जेड से जो एक्स से वाई से जो स्टार्ट होता है वो सबसे बड़ी है, देन जेटाबाइट है उससे, और यहाँ तक तो सभी को याद ही होता है, गीगाबाइट तक। तो फिर होता है टेराबाइट, पेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ओके, लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द में नहीं पूछा जाता है। जो एंड का अर्थ होता है इनमें वो मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके से बाइनरी फॉर्म होती है। और जो और होता है उसका मतलब होता है ऐड होना। तो 0 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 इसलिए नहीं होता क्योंकि बाइनरी फॉर्म में होता है, इसमें जो भी आंसर आएगा क्या तो 0 होगा क्या 1 होगा। सो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो ये कुछ लॉजिक गेट्स थे। अब मैं कुछ शॉर्टकट कीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये काफी टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो बेसिक हैं। अगर आपको ये आती हैं तो आपका इजी वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत नहीं होगा, और काफी टाइम में ये पूछी भी जा चुकी हैं। आपको बहुत बेसिक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हैं ये, जो कंट्रोल प्लस सी है कॉपी के नाम से आप जानते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट मोस्ट कॉमन है, आप जानते हैं इसे। हाइपर लिंक होता है, जैसे आप कोई वर्ड है, अगर गूगल है और वो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, मेनली ऐसा ही होता है कि कोई कलर में दिखता है और फिर उस पर आप क्लिक करते हो, वेबसाइट खुल जाता है, लिंक खुल जाता है, तो उसे आप हाइपर लिंक बोलते हैं। वो कंट्रोल प्लस के से जनरेट किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए होता है, F2 होता है वो रिनेम करने के लिए होता है फाइल में, MS ऑफिस में। शिफ्ट प्लस F7 थिस्टर्स होता है, मुझे इसे प्रोनाउंस नहीं करना था, बट इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ग्रामेटिकल आपको चीजें बता दी जाती हैं, कि मतलब इस वर्ड से अदर सिनोनिम्स बता दिए जाते हैं, और ये मेनली ग्रामेटिकल के लिए होता है, तो आप इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, F7 जो होती है वो स्पेलिंग चेक के लिए होता है, और जो कंट्रोल प्लस एक्स होता है वो कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस F होता है वो फाइंड बॉक्स के लिए होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ इजी हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। F2 पर वो एडिट एक्टिव सेल के लिए काम करने के लिए होता है, जिसपे आप जो सेल ओपन है उसे एडिट करने के लिए F2 का यूज करेंगे। C1 क्रिएट पाइवोट चार्ट के लिए, और F9 कैलकुलेट वर्कशीट के लिए। तो आप इन तीनों को भी याद करिए, एक्सेल में ऐसा होता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Alt प्लस F10 मैक्सिमाइज विंडो, Alt S और B स्टार्ट स्लाइड शो, Alt F और X क्लोज पावर पॉइंट, Alt प्लस Q जो सर्च के लिए होता है, Alt प्लस W इज व्यू टैब, ये देखने के लिए होता है। आपको इनकी वर्डिंग का मतलब समझ आ रहा होगा, और ये आपको याद करने होंगे। इस तरीके से आप इसे याद कीजिए, ये काफ़ी बेसिक है और अप्रोक्स हर बच्चे को आते हैं, तो एटलीस्ट आपके जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे इसके थ्रू। सो मैं कुछ एक्सटेंशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। APK आपने बहुत बार सुना होगा, एंड्रॉयड पैकेज फाइल इसकी फुल फॉर्म होता है। सो ये जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, शेयरिट या फिर अदर चीज़ें, अगर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप APK स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इन्हें। काफ़ी टाइप के स्टोर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, TXT है। और ये जो है WPS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
और वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है। XLR जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्क और स्प्रेडशीट के लिए होता है। ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। XLS जो है एक्सेल फाइल माइक्रोसॉफ्ट के लिए है। XLS एक्सेल जो है वो एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट के लिए है। जो PPT होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, इसे भी आप याद रखिए। और डॉट टार जो होता है वो लाइनेक्स के लिए है। PNG होता है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेजेस के लिए होता है। ये भी जिफ है जो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। और JPG और JPEG आपने काफ़ी बार सुना होगा, इमेज के लिए होते हैं। जो MPG MPEG होते हैं वो वीडियो के लिए होता है, तो आप इसे भी याद रखिए। FLB एडोब फ्लैश वीडियो फाइल होती हैं। और PDF आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, तो वो PDF फाइल्स के लिए होता है। लैन एंड वैन इनकी जो फुल फॉर्म है उसे याद रखिए, वायरलेस लार्ज एरिया नेटवर्क। सो काफ़ी टाइम लोगों को डाउट होता है कि ये वायरलेस होता है या फिर वाइड होता है। एक्चुअली अगर आप दोनों को जानते हैं तो इजी हो जाता है। एक होता है लोकल एंड एक होता है वाइड। सो जो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ये जो वैन होता है उसमें हम वायरलेस यूज करते हैं कि विदाउट वायर के हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो लार्ज एरिया तक स्प्रेड कर सकते हैं हम। और जो लैन होता है वो मेनली इथरनेट हम यूज करते हैं, कि केबल होती है। आपने अगर कभी BSNL के इंटरनेट का यूज किया हो तो वहाँ पे आप इथरनेट भी यूज करते हो, कि अपना लैपटॉप के डिवाइस के साथ केबल को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के लिए। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स जो होते हैं, डाटा ट्रांसमिशन मोड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है मेनली, बट काफ़ी सिंपल है इसलिए बता रहा हूँ। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो होते हैं वो माउस कीबोर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कि आप एक ही साइड से इनपुट देते हैं। हाफ डुप्लेक्स में होता है जैसे वॉकी टॉकी, कि आप एक की को दबा के रखते हैं जब अपना इनपुट मैसेज देते हैं और फिर उसे रिलीज कर देते हैं, और जो सेकंड बंदा होता है उस तक वो मैसेज पहुंच जाता है। फुल डुप्लेक्स जैसे मोबाइल फोन की, आप एक साथ इनपुट भी दे सकते हो और आउटपुट भी ले सकते हो, तो ऐसा फुल डुप्लेक्स होता है। सो नेक्स्ट वेव्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो मोबाइल फ़ोन हुआ, सैटेलाइट नेटवर्क हुआ, ये कुछ वेव्स के बारे में है। तो माइक्रोवेव जो होता है वो मोबाइल नेटवर्क्स में यूज होता है, तो वो माइक्रोवेव है। और रेडियो का रेडियो वेव होता है। आपको ये काफ़ी बेसिक है, आपको पता होगा। इंफ्रारेड AC TV रिमोट, और अब जो मोबाइल आ रहे हैं कुछ IR ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं कि आप उससे ऑपरेट कर सकते हो ये डिवाइसेस इनके रिमोट की थ्रू, रिमोट की तरह है। ओके, तो उसे इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। ओके, IR का भी यही मीन निकलता है, इंफ्रारेड ब्लास्टर। ओके, सो मोडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है। सो वो एनालॉग सिग्नल, जो भी सिग्नल्स हमें मान लो BSNL ऑफिस से लाइन आई हुई है, केबल के थ्रू जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं वो एनालॉग है, और उसे हम मोडेम पे डालेंगे वो सिग्नल्स, और वो हमें जो भी हम डिवाइसेस कनेक्टेड है वो डिजिटल रिजल्ट्स देगा। तो ये क्या करता है कि एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये होता है मोडेम। सो केबल से एनालॉग आते हैं और ये इसे कन्वर्ट करेगा, और जो हम इंटरनेट यूज करेंगे वो डिजिटल फॉर्म में होगा, कि हमें वो स्क्रीन पे दिखाई देंगी इंफॉर्मेशन। ओके, राउटर, अब जो भी इंटरनेट यहाँ से कनेक्टेड था, अगर हमें उसे स्प्रेड करना है, उसे फैलाना है, तो हम राउटर का यूज करते हैं। और आपने काफ़ी बार ऐड देखी होगी Xiaomi के राउटर की, तो वो एक बेसिक एग्जाम्पल है, मैंने ऐसे उठा लिया। ओके, जो ब्रिज होता है वो लैन एंड अदर लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ब्रिज का यूज होता है। और गेट भी जब हम दो अलग अलग नेटवर्क का यूज करते हैं, लैन और वैन में भी मैन भी हो सकता है। ओके, जो फायरवॉल होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। ये एक्चुअली आपको हैकिंग से बचाता है, कि आपके साथ कुछ भी चीज़ गड़बड़ ना हो, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अमाउंट का। सो आपकी सिक्योरिटी के लिए ये फीचर ऐड किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसे फायरवॉल बोलते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है ये।
जो मॉनिटर कंट्रोल करता है इसमें, वो इनकमिंग एंड आउटपुट नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ओके, ये फायरवॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक यही पूछा जाता है, ये होता है क्या है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, और ये आपको हैकिंग से बचाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम में इसका यूज है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल काफ़ी क्वेश्चंस इस पे देखे जा रहे हैं। इंटरनेट पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ARPANET जो है, ARPANET, सो जो ARPANET है वो फर्स्ट फुली डेवलप्ड है जो कि इंटरनेट है, जो कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस 1969 में बनाया था। आपको ये टाइम याद होगा कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया गया था इसी टाइम पे। ओके, सो ये आपने जो यूएसए है उसने खुद को डिफेंस के लिए तैयार किया था। जो भी कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो जाए, उसके लिए उन्होंने ARPANET का यूज किया था, उसे डेवलप किया था। जो www है उसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से हम जानते हैं, ये इसकी एब्रीविएशन है एंड ये फुल फॉर्म है। ओके, वेब ब्राउजर कुछ हैं जिनमें आपको पूछा जाता है कि कौन सा वेब ब्राउजर है या नहीं है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, योशी ब्राउजर, एप्पल सफारी एंड एक डक डक गो भी, ये भी एक ब्राउजर ही है। आप इन्हें याद रखिए, इनमें काफ़ी बार पूछा जाता है कौन सा ब्राउजर है कौन सा नहीं है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये। HTML की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, एंड HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको हाइपर तो मिलेगा लेकिन आपको ये वाले वर्ड्स में डिफरेंट मिलेंगे, तो आप याद रखिए यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट होता है, मार्कअप लैंग्वेज एंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, IPv4 IPv6 ये स्टेबल होता है, एंड IPv6 है ये लेटेस्ट है। URL जो होता है इसकी काफ़ी टाइम आपसे पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर हैकिंग की एक टर्म है फिशिंग, इसमें साइबर अटैक से रिलेटेड चीज़ है ये। इसमें आपकी डेटा चुरा लिए जाते हैं, लॉगिन आईडी आपसे थिफ्ट की जाती है, और क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी मतलब अकाउंट से डिटेल है, मतलब जो मनी की चीज़ें हैं या फिर प्राइवेसी, वो सारी चीज़ें इसमें चुराई जाती हैं, स्टीलिंग होता है, तो उसे फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग। ओके, कुछ अदर इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ जो काफ़ी टाइम में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसमें डेटा का इम्पोर्टेंस है कि आप इंटरनेट डेटा यूज कर रहे हो, वो ये GPRS होता है। जो HTTP है एंड HTML है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। USB की जो है वो काफ़ी बार रिपीट हुई है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पे सीरियल बस है, याद रखिए, वो सीरीज दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आप याद रखिए सीरियल बस है। जो URL है मैंने पीछे बताया, आप याद रखिए। वाईफाई काफ़ी बार पूछ चुके हैं, वायरलेस फिडिलिटी ये इसकी फुल फॉर्म है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को। आपसे कई बार सर्च इंजन भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो सर्च इंजन काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि कौन से सर्च इंजन होते हैं। जहाँ पे आप सर्च करते हैं उसे मेनली सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। तो बिंग भी एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, एंड याहू सर्च इंजन है। सो ये मेनली सर्च इंजन है जो यूज़ किए जाते हैं। एक बाइदू है, ये चाइना का है, एंड ये चाइना में ही यूज़ होता है मेनली। तो ये कुछ सर्च इंजन है, आप इन्हें याद रखिए, ये बेसिक सर्च इंजन है।
ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा होता है इन्हें गलत करता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे गलत ना करें और सबसे बेसिक क्वेश्चन से ही हैं। अगर कंप्यूटर में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ जाता है तो प्लीज़ आप एटलीस्ट इसे याद रखें ताकि आपके इजी क्वेश्चंस गलत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। और जो भी ये नोट्स हैं, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने अभी आपके साथ एक हाइपर लिंक का कंट्रोल प्लस के वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में आपके साथ डिस्कस किया था, उसे भी आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। So if you find this video is helpful to you, please like this video and subscribe this YouTube channel, and I will come with a new video like this, and stay tuned on this YouTube channel. Thank you for watching this video and giving your precious time. Meet you in the next one.